नमस्कार। इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका बिहार म्यूजियम बिएनाले 2021 में। हम सबका स्वागत करते हैं, दर्शकों का स्वागत करते हैं। इस सभी को मालूम है कि बिहार एक विविधता से भरा हुआ राज्य है। अनेक भाषाएं, बोलियां, लोक कलाएं, साहित्य, प्राच्य साहित्य, यह अपने आप में इस राज्य को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। और इस अपार संभावनाओं वाले राज्य में ये खास तरीके की चीज पहल की गई है। निश्चित रूप से देश और विदेश के लोग इसके बारे में जानें। आयोजकों का यही प्रयत्न है और हम बिहार वासियों का दायित्व भी बनता है कि बहुत सारी चीजों में हम अग्रणी रहे हैं। वो चाहे शून्य की बात हो, चाहे तो गणराज्य की बात हो। उस तरीके से इस नई पहल के बारे में आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि यह म्यूजियम जो पुरानी तमाम मिथक चीजों को तोड़ते हुए, ये मात्र किसी वस्तुओं की नुमाइश की जगह नहीं है। इसमें तमाम वर्तमान की चीजें जुड़ी हुई दिखती हैं जो भविष्य की तरफ संकेत देती हैं। तो मैं ये मान सकता हूँ कि यह म्यूजियम जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, जो विषय भी हम लोगों का है आज बातचीत का कि बिहार म्यूजियम एन आइकन ऑफ होप, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेजिलियंस, ये खास जो विषय है यह भी बताता है इस संस्थान जिस म्यूजियम की हम बात करने के लिए बैठे हैं कि कितना इसका स्वरूप लोकतांत्रिक है। कि हमारे साथ बैठे हुए जो पैनल के लोग हैं जो अलग अलग विषयों में हैं, जिनका कोई सरोकार म्यूजियम बनाने या म्यूजियम के मैकेनिज्म में या किसी म्यूजियम के प्रबंधन से नहीं है, ये रचनाकार लोग हैं हमारे पैनल में बैठे हुए। मैं उनका परिचय कराता हूँ। इस रचनाकार की जो दृष्टि हो सकती है, कलाकारों की जो दृष्टि हो सकती है इस म्यूजियम के बारे में, जो कहने को इनको मौका मिल रहा है, यह अपने आप में बहुत ही लोकतांत्रिक स्वरूप है इस संस्थान का, जो मुझे लगता है भविष्य में हमें लीड करेगा। हमारे बाएं तरफ बैठे हैं श्री अशोक सिन्हा जी। अशोक सिन्हा जी, अशोक कुमार सिन्हा जी कला प्रेमी, मैं सबसे पहले इनको कहूंगा। साथ साथ निदेशक हैं आप उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान केंद्र के। और मैं स्वागत करता हूं सर आपका। सर कवि भी हैं, लेखक भी हैं और अपने अधिकारी दायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। हमारे दाहिने तरफ बउआ देवी बैठी हुई हैं। बउआ देवी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सभी को पता है कि बिहार की एक खास कला मिथिला चित्रकला, जिसे लोग खासकर मधुबनी से भी जोड़ के खाली देखते रहते हैं। तो पद्मश्री बउआ देवी का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ। हमारे पैनल में आपके दाहिने हाथ बैठी हुई हैं डॉक्टर रानी झा। डॉक्टर रानी झा यह आचार्य हैं मिथिला कला चित्र संस्थान मधुबनी की, और ये भी बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी है। इनका लेखन मुझे लगता है मिथिला चित्रकला में पढ़ने वाले लोगों को मिलता होगा। इनकी राइटिंग है, बहुत सारे कोलैबोरेशन के काम भी ये फ्रांस के साथ कर रही हैं। अनेक पुस्तकें आपकी भी हैं। तो कुल मिला जुला के यह एक ऐसा कला प्रेमियों का, रचनाकारों का पैनल है जो अपनी सामान्य अनुभव की चीजों को आप लोगों के साथ साझा करेगा। हमारे बीच हमारे एक पैनलिस्ट और भी हैं जो हमसे जुड़ेंगे लखनऊ से। एक संयोग है कि वो आज पटना में नहीं है, वो हमारे शहर के एक बड़े जाने पहचाने नाम हैं श्री श्याम शर्मा जी। मैं उनका परिचय करा देता हूँ। श्याम शर्मा जी कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना विश्वविद्यालय के पूर्व प्राचार्य हैं और खासकर प्रिंट मेकिंग के एक इम्पोर्टेंट नाम है। उनके साथ भी बड़ा मजेदार है कि वैविध्य उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। वह भी कवि हैं, साहित्यकार हैं और नाटकों में उनकी बड़ी रुचि है और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं श्री श्याम शर्मा जी। यह रहा हमारा छोटा सा अपने पैनल, अपने दोस्तों का परिचय। मैं अपनी बातचीत की शुरुआत अशोक जी से करना चाहूंगा कि अशोक जी लंबे समय से बिहार की गतिविधियों के साक्षी रहे हैं और एक ऐसे संस्थान से जुड़े रहे हैं जिसमें कला के साथ साथ उसका प्रोडक्शन भी होता है और संग संग अपने रचना धर्मिता की वजह से की एक विशेष दृष्टि है। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा अशोक जी से कि यह म्यूजियम जो पुराना जादूघर है उसके बाद बना है, किस तरीके का बदलाव देखते हैं इसके बनने के बाद
और किस तरीके की भूमिका दिखाई देती है, और इसके भविष्य में वो कौन सी चीजें हमें आशा देंगी, आप अपने तरीके से इनको बताने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार अजय पांडे जी। आपने बिहार के कला जगत में बिहार म्यूजियम के बनने के बाद आए बदलाव के बारे में मुझसे जानना चाहा है। तो जो बदलाव अभी बिहार म्यूजियम के बनने के बाद बिहार के कला जगत में आया है, उसके लिए हमें थोड़ा सा अतीत में जाना होगा। बिहार के कला जगत के इतिहास को देखेंगे तो इसको विभिन्न चरणों में देखना होगा। एक तो आज़ादी के पहले, उसके बाद आज़ादी के समय का, और फिर 1980 के दशक का, और अभी जो बिहार म्यूजियम 2017 में बना है उसके बाद क्या बदलाव है। इन विभिन्न चरणों में देखेंगे तभी हम बिहार के कला जगत को समझ पाएंगे। बिहार की लोक कलाओं को समझने के लिए हमें विभिन्न चरणों में जाना होगा। आज़ादी के पहले की बात करें तो बिहार में 24 प्रकार के आर्ट थे, शिल्प थे, हैंडीक्राफ्ट 24 प्रकार के शिल्प थे बिहार में। उसके पहले मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में आप जानते हैं कि दीदारगंज की यक्षिणी की मूर्ति जो है विश्व विख्यात है। 3री शताब्दी की बात करें तो उस समय बिहार कला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में विश्व विख्यात था। यक्षिणी की मूर्ति, अशोक स्तंभ जो मौर्य काल में बने थे, उसकी चिकनाई आज भी बरकरार है। उसकी खूबसूरती आज भी देश दुनिया में जानी जाती है और उसकी तारीफ सभी करते हैं। उसके बाद पाल काल की बात करें, 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में बात करें तो उस समय बिहार में 2 प्रमुख कलाकार थे, धीमन और बिठपाल, जिनसे शिक्षा ग्रहण करने, मेटल और स्टोन क्राफ्ट की शिक्षा ग्रहण करने देश विदेश से लोग आते थे। बर्मा, चीन इत्यादि देशों के लोग बिहार आते थे। फिर हम लोग आज़ादी के आसपास की बात करें तो आज़ादी के आसपास भी देखिए 1900 मिथिला पेंटिंग की आपने चर्चा की कि बिहार में जब भी बात होगी तो मधुबनी पेंटिंग की चर्चा सबसे पहले निश्चित रूप से। तो मिथिला पेंटिंग तो सदियों से परंपरा में चली आ रही है, मिथिला के जनजीवन में व्याप्त है। लेकिन 1934 के भूकंप के बाद 15 जनवरी 1934 को जो बिहार में विशेषकर मिथिलांचल में जो भूकंप आया था, उसके बाद WC आर्चर को भेजा गया था कि आप वहाँ मधुबनी के SDO थे कि आप जाके वहाँ के गाँवों का सर्वे कीजिए और कितना नुकसान हुआ है जान माल का उसको देखिए। उसी क्रम में उन्होंने मिथिला पेंटिंग को देखा, दीवारों पर क्षतिग्रस्त दीवारों पर बना हुआ, तब उन्होंने मिथिला पेंटिंग पर एक आलेख लिखा जो बाद में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुआ और मिथिला पेंटिंग की तरफ ध्यान गया लोगों का। उसी के आसपास 1941 में वो भागलपुर के जिलाधिकारी थे। उस समय उन्होंने मंजूषा कला की खोज की थी, भागलपुर की मंजूषा कला, और उन्होंने एक जर्नल में लेख भी लिखा था और लंदन के इंडिया हाउस में उसको एग्जीबिट भी किया था। फिर बाद में की बात करें तो 1980 के आसपास बिहार में सृजनी कला में आगे बढ़ाने में BG श्रीनिवासन का योगदान था। लेकिन बिहार म्यूजियम बनने के बाद इसी क्रम में अब हम बिहार म्यूजियम के बाद की बात करें, उसके आसपास की बात करें तो बिहार म्यूजियम बनने के बाद बिहार में जो क्रांति आई, एक जो वातावरण बना पूरा जिससे बिहार आज प्रभावित है और उसके प्रतिफल हमें बिहार में दिखाई दे रहा है। चाहे मिथिला चित्रकला संस्थान की बात करें, उपेंद्र भारती शिल्प संस्थान का जीर्णोद्धार की बात करें, ललित कला अकादमी का पुनर्गठन की बात करें, करमचंद रंगशाला का जीर्णोद्धार की बात करें, बहुत सारी संस्थाएं बिहार म्यूजियम बनने के बाद बिहार में प्रभावी तरीके से काम करने लगी है और उसमें बिहार म्यूजियम और आदरणीय अंजनी कुमार सिंह जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। मैं कहता भी हूँ कि आज़ादी के समय में 2 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही थी बिहार में लोक कला को आगे बढ़ाने में। एक जगदीश चंद्र माथुर जी का और उपेंद्र महारथी जी।
उस समय उस दशक के दौरान इन दोनों ने बिहार की लोक कलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। और अभी 2010 के दशक में आदरणीय अंजनी बाबू के प्रयास से और बिहार म्यूजियम के स्थापना के बाद बिहार में बहुत बड़ी क्रांति कला के क्षेत्र में आई। इतनी सारी संस्थाएं प्रकाश में आई, देश दुनिया में बिहार का नाम रोशन हुआ। आपको बताएं कि मधुबनी पेंटिंग की जितनी पुरानी कला नेत्रियां रही हैं, पद्मश्री बउआ देवी की बात करें, गोदावरी दत्त की बात करें, जो प्रमुख कलाकार हैं मधुबनी पेंटिंग के, जो पुराने कलाकार हैं, वो बताते हैं कि देखिए जब हम लोग पहले जापान जाते थे, जापान में मिथिला म्यूजियम है, तो वहाँ के जो संस्थापक हैं टोकियो हासेगावा, वो हमेशा मजाक करते थे कि देखो तुम लोग को अपना पेंटिंग देखने के लिए जापान आना पड़ता है, तुम्हारे इंडिया में बिहार में तो कोई म्यूजियम है ही नहीं। तुम लोग को जब भी देखना होगा अपनी कलाकृति को तो तुम लोग आके जापान आना पड़ेगा। तो हमारी बउआ देवी जी से भी बात होगी अभी, तो आप बताएंगे कि बउआ देवी जी, गोदावरी दत्त जी, सभी लोग बताते हैं कि हमेशा हासेगावा जी मजाक में ये कटाक्ष करते थे कि आपके स्टेट में या आपके देश में बिहार की कलाओं का कोई म्यूजियम नहीं है। लेकिन अब ये जो होने के बाद हम लोगों ने अभी हासेगावा साहब को बुलाया, पहले यहाँ 2019 में इसी म्यूजियम में हासेगावा आए थे और यहाँ के म्यूजियम को देख के दंग रह गए थे। बोले कि हमारी बोलती आप लोगों ने बंद कर दी कि हम मजाक करते थे, लेकिन यहाँ जो म्यूजियम देख के दंग है कि इतना विशाल म्यूजियम, इतना देश दुनिया के लिए एग्जाम्पल है ये जो म्यूजियम है। कुछ दिन पहले हिम्मत शाह जी से हमारी बात हो रही थी, अंजनी बाबू के आवास पर भेंट हुई थी। हिम्मत शाह जी से मैंने यही प्रश्न पूछा था कि आप तो देश दुनिया में सभी जगह जाते हैं, आपको कैसा लगता है बिहार आने पर और बिहार की कलाओं को देखकर? तो बोले कि मैं देश दुनिया में सभी जगह घुमा हूँ, लेकिन जो बिहार म्यूजियम जो बना है उसका कोई सानी नहीं है, पूरे विश्व में बिहार म्यूजियम का कोई सानी नहीं है। और बिहार म्यूजियम में अंजनी बाबू के प्रयास से, सरकार के प्रयास से, जो बिहार के विभिन्न लोक कलाओं के जो शीर्ष कलाकार हैं उनका जो एग्जीबिशन हुआ, उनकी कलाकृतियां जो यहाँ प्रदर्शित की गई अद्भुत हैं। बेमिसाल कलाकृतियां यहाँ बिहार म्यूजियम में प्रदर्शित है। सभी जो प्रमुख कलाकार हैं विभिन्न शिल्पों के, बिहार में एक जगह पर बिहार की लोक कलाओं को जानना है तो हर किसी को बिहार म्यूजियम आना ही पड़ेगा, तभी बिहार की लोक कलाओं को, बिहार की लोक संस्कृति को मन समझ सकता है कोई भी आकर। तो बिहार की लोक कलाएं कितनी समृद्ध हैं, ये बिहार म्यूजियम के बनने के बाद देश दुनिया को, लोगों को जानकारी हुई है कि बिहार म्यूजियम ने बिहार के लोक कला के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति लाई। तो मेरा मुख्य रूप से यही कहना था कि अंजनी बाबू और बिहार म्यूजियम के बाद आप देखेंगे कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की बात करें जो दिल्ली में प्रत्येक साल होता है पर्व के मैदान में, लगभग 42 सालों से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चला रहा है, लेकिन बिहार को कभी कोई स्थान नहीं मिलता था। लेकिन बिहार की लोक कलाओं के बदौलत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में 2014 से लेकर 2021 के बीच में 5 बार बिहार को गोल्ड मेडल से सम्मान से नवाजा जा चुका है। इसी तरह से लोक कलाओं को हम लोगों ने एग्जिबिट किया और लोक कलाएं बिहार की इतनी सराही गई। तो ये सब जागृति जो आई है ये बिहार म्यूजियम बनने के बाद ही जागृति आई है। और उसमें हम बात करें आज़ादी के समय से अभी तक, तो देखिए शुरुआत में मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग में 3 पद्मश्री थे, लेकिन विगत दशक के दौरान कलाकारों में जो जागृति आई है 4 पद्मश्री मधुबनी विगत 1 दशक के दौरान मिला है, पद्मश्री सम्मान। उसी तरह से आप राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग या विभाग के अन्य कलाओं में लगभग 20 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं, उसमें से 10 मधुबनी पेंटिंग के इधर 10 सालों में नेशनल अवार्ड पाने वाले हैं। तो पूरे बिहार में बिहार म्यूजियम बनने के बाद श्रद्धेय अंजनी बाबू के सक्रिय योगदान से एक बिहार में जो कलात्मक बदलाव आया है, एक उपलब्धि आई है,
और मैं बताऊं कि बिहार में एक कभी स्टूडियो का, कलाकारों के स्टूडियो की कल्पना नहीं की जा सकती थी कि बिहार में हम लोग दूसरे राज्यों में जाते थे तो सबका अपना अपना स्टूडियो, परिदृश्य बदला है, परिदेश बदला है। अब बिहार में भी कई स्टूडियो। आपने सही कहा कि एक अंडर करंट कनेक्शन कहें आप कि अलग अलग संस्थाओं से यह चुपचाप से जुड़ गया और संचार होने लगा, और इस स्थान का प्रभाव ये रहा कि ये सेतु की तरह रहा कि बाहर की दुनिया से इस म्यूजियम के जरिए लोग जुड़े और यहाँ के लोग इस म्यूजियम के जरिए बाहर के लोगों से अपना संबंध स्थापित कर पाए। एक सेकंड में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि पहले भारत भवन, बड़ौदा या दिल्ली लोक कलाओं का गढ़ माना जाता है, लेकिन बिहार म्यूजियम के बनने के बाद विगत 5-6 सालों में जो उपलब्धि बिहार ने हासिल किया है, मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि बिहार आज लोक कलाओं का गढ़ बन चुका है। और दिल्ली, बड़ौदा या जो अन्य राज्य हैं जो पहले गढ़ माने जाते, बिहार उनके संपर्क आ चुका है। बिहार आज लोक कलाओं का गढ़ बन चुका है और उसमें बिहार म्यूजियम और श्रद्धेय अंजलि बाबू का सबसे बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया कहा अशोक जी, आपने बिल्कुल पूरी रूपरेखा खड़ी कर दी आपने। लोगों को बिल्कुल आराम से स्पष्ट भी हो गया होगा कि जो महत्वपूर्ण चीज यहाँ की लोक कला है वो किस तरीके से इस सेंटर को डेवलप होने के बाद ये इंस्टीट्यूट है एक तरीके का जिसने प्रदर्शन के साथ साथ अपनी बहुत सांस्कृतिक जिम्मेदारियों को भी निभाया है। आपने देखा होगा कि तमाम यहाँ कार्यक्रम संचालित हुए, अनगिनत कार्यक्रमों को हमने देखा है, मुशायरे देखे, साहित्यिक गोष्ठी देखी, नाटक देखे, फिल्म्स देखी, अनेक तरीके की चीजों को यहाँ के लोगों को जानने का मौका मिला। हम श्याम शर्मा जी से भी बाद में बात करेंगे इस विषय में जब हम कंटेम्प्रेरी आर्ट की बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ ये म्यूजियम विविधता की बात क्यों की जा रही है कि यह नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के साथ साथ अपने प्राचीन चीजों के संग्रह के साथ साथ बच्चों के पिकनिक सेंटर के साथ साथ तमाम ऐसे डायमेंशन हम कह सकते हैं कि जो इनके साथ जुड़ा हुआ है। मैं बगवा देवी से जानना चाहूंगा, चूंकि यह एक ऐसी कलाकार है जो हमारी माटी से जुड़ी हुई हैं, निश्चित रूप से इस म्यूजियम के अस्तित्व में आने के बाद इनके जो अनुभव हैं वह इस मिट्टी की खुशबू जो लेके मधुबनी से आई हैं, आप जानना चाहिए लोगों को कि आखिर वो कौन सी चीजें सामने आई इस म्यूजियम के बनने के बाद जो बड़ा सुखद रही मधुबनी और बगवा देवी। स्वागत है, नमस्कार करते हो सबको। हमारे देश में जो पहले जमाने में दीवार पर बनते, कोवर घर सजाते, राजा रामचंद्र के जमाने से बनाते हुए रहते, इस चीज को भास्कर कुलकर्णी 1966 में आए। 66 में आकर के उन्हें रिसर्च करके उन्हें गांव में सब घर घर रिसर्च करके वहाँ ले गए दिल्ली ने लेके पटना आए। फिर पटना से उपेंद्र महारथी संस्थान यहाँ पर काम उपेंद्र महारथी जी ने फिर वो अपना चलाए। इसके बाद जो है हम लोग जानते नहीं इतना, जो कौन है क्या है हम लोग को नहीं मालूम पहले। बाद में हम लोग जो वो पेपर पर उतारे वो चीज को, वही रामायण, वही कोवर घर, वही दुल्हा दुल्हन, वही तरह तरह का आज हम लोग को ऐसा देखने का मिल रहा है। जब ये बाहर के वो लोग संस्थान पटना यहाँ आने पर अभी क्या लग रहा है, क्या बताओ। हम लोग को पहचान यही है बिहार का, विभिन्न तरह का जो है कलाकारी नहीं जानते देश विदेश में। कई देश हम गए, कितने देश, 11 बार जापान, 2 बार फ्रांस, 2 बार स्पेन, बार्सिलोना, जर्मनी, मॉरिशस, काठमांडू को कोई बातें नहीं है। अब आकर के जब जापान में जाते हम, मिथिला म्यूजियम में बनाते, वो गली गली में कलेक्ट्रेट में जहाँ पर वही टोक्यो हसीगावा बोलते जो हाँ यहाँ पर तो इसीलिए रखा जाते हैं, इंडियन लोग आएंगे तो मिथिला म्यूजियम बनाएंगे। ठीक है, हम वहाँ से आते, अभिमान में तो बहुत आते ये बात। फिर हम आकर के वहाँ अपना ऑफिस में, मधुबनी ऑफिस में भी बोले, कोई नहीं ये बात को किया। दिल्ली में भी बोले, जहाँ बुलाते मीटिंग में हम बोलते, कोई नहीं।
आज हम लोग को अंजनी बाबू का योगदान से यहाँ जो संस्थान यहाँ बिहार का जितना बड़ा देखा नहीं वहाँ हम वो म्यूजियम तो टूटा फूटा है, ऐसे शिकायत नहीं करते हैं। मेरा म्यूजियम यहाँ जो हो गया बिहार म्यूजियम, देश विदेश के लोग आते हैं हम लोग को। अशोक बाबू के कृपा से हम लोग आज यहाँ, हम लोग बाहर जो गए ना तो वहाँ तो हम ऐसे ही बोलते हैं बाबू हमें पहचान जो मन में आते हैं वही बोलते हैं। हिंदी थोड़ा कम बोलने आते हैं, मैथिली वेशभूषा है, जो मन में आते हैं वही चित्रण करते हैं, वही तरह तरह की कहानियां बनाती हूँ जो दिल में आते हैं खुश से, इसको उत्साह से, दुखी मन से नहीं। ये जो आगे बढ़ते हैं और सबको भी संदेश देंगे हम जो आगे बढ़े। इतनी कलाकारी हम कितना देश में गए ना नहीं मिला, ऐसा भाव मेरा बिहार ऐसा। आज क्या लग रहा है हमें, जो ये लकड़ी तो हम जापान में देखा, फ्रांस में देखा, आज मेरा म्यूजियम इतना बड़ा हो गया है, बहुत गर्व की बात है। वही दिल्ली वाली बिहारी करके बोलते हैं किसी किसी को, हमको नहीं बोलते, बुला लेते, हमें बहुत लगते। मेरा बिहार में संपत्ति जो है, ये संस्थान जो है, अभी बिहार ये जो म्यूजियम हो गए हैं ना, क्या खुशी से क्या बोलूं हम जो जानते हैं वही बोलते हैं। टूटी फूटी जो होगा सो अपना माफ करना है। अभी तो अशोक बाबू है जो हम यहाँ पर पटना में ज्यादा देर नहीं आए, बार बुलाते, उपिंद्र माथी जमाना में आए, अब ज्यादा आते हैं यहाँ। 2017 में वही मिला, हम वो भी नहीं जानते कहाँ क्या जमा करना है। मेरा कलाकारी एक शक्ति है, मेरा देश का एक शान है। अब ये बिहार में जो मेरा शान है, मेरा बोलने के लिए ताकत आ गए हैं, बहुत ताकत आ गए हैं। क्या क्या लोग नहीं है पटना में, मेरा पटना को क्यों इतना को सब बोलते नहीं ये तो पटना का है, मेरा राजधानी पटना है। क्या नहीं मेरा पटना में है, आकर के दिल्ली वाला देखे, देश विदेश वाला देखे, आकर के सभी देखेंगे। आग्रह है मेरा। जापान वाले हसीगवा तो आए थे, गाना भी गाए टोक्यो हसीगवा, हाँ, कोना कोनी में हमको जो घुमाए, हम देखे वहां जा करके। मेरा संस्कृति जो है उसका रीति रिवाज से हम अपना हरा भरा तरह तरह का कलर, तरह तरह का पोशाक है, तरह तरह का मिथिलांचल का बोली है, कोई भोजपुरी, कोई जिसका जो आते हैं, तो इसी तरीका है हम लोग को। आजकल हम बहुत खुश हैं, सबको संदेश दे, बिहार म्यूजियम आकर के देखे क्या यहाँ का बिहार म्यूजियम का क्या क्या हो रहा है। देश विदेश का लोग जो कहे थे, जो बिहार का ऐसा बोले थे, धन्यवाद देंगे हम अंजनी बाबू को, अशोक बाबू को। हमें इतना लंबा नहीं कहने आते हैं, इसलिए अशोक बाबू को धन्यवाद देंगे, अजय बाबू का धन्यवाद देंगे, बोलने के लिए बहुत अच्छे बोलते हैं, तो इसलिए जो हमसे नहीं होगा से ये लोग जोड़ देंगे अपना। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तो बहुत आशीर्वाद। हाँ, ये सच है कि आपने देखा होगा, कभी विजिट करें हमारे देश दुनिया के लोग तो पाएंगे कि जो लोक कला की दीर्घा है यहाँ, उसमें बहुत बड़ी आकार के मधुबनी चित्र रखे गए हैं, वो प्रेरणा देते हैं। अशोक जी मुझे कहते हुए बिल्कुल इसमें संदेह नहीं है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि एक शहरों में रहने वाली नई पीढ़ी ने इन दीर्घाओं में जाके अपने अभ्यास को चालू किया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गांव से उनका संबंध नहीं है, उस कला के उस जमीन पे भी नहीं है, लेकिन इस म्यूजियम के माध्यम से उन्होंने उसको सीखने, जानने को और समझने का प्रयत्न किया। और आपने ये भी देखा होगा कि लोक कलाओं की यहाँ बात हो रही है, बड़ा ही रिच सेक्शन है हमारे इस म्यूजियम में, और मुझे लगता है उद्देश्य भी ये है कि हमारे खास जो चीज़ हमारे बिहार में उसको जाने। हम अपने पैनल के अगली उनसे मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर रानी झा से कि वो अपने अनुभव साझा करें, क्योंकि एक बड़ा समय आपने भी देखा है इसको बनते हुए और अपने कला को करते हुए दुनिया देश में घूमते हुए, तो निश्चित रूप से आपकी जो समझ है इस म्यूजियम के विषय में वह लोगों तक जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी एक तरीके के संदेशवाहक हैं
जिन्होंने इसको देखा है, समझा है, जाना है। रानी झा जी। आप सबको मेरा नमस्कार। और इस पूरे कार्यक्रम की परिकल्पना करने वाली जो टीम है उन सबके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम संग्रहालय, बिहार संग्रहालय में हो रहा है। तो जब मैं बात करूंगी अतीत की, बात अभी अशोक जी ने कहा है कि अतीत में तो जाना ही पड़ता है, तो संग्रहालय कितना प्रासंगिक है इसके लिए मैं जाना चाहूंगी फिर 30 के दशक में। उस समय मैं तो नहीं थी, लेकिन मेरी दादी जो थी बहुत ही अच्छी कलाकार थी और उन्होंने दीवार पे एक चित्र बनाया था कोबर का। भूकंप के बाद जब जायजा लेने के लिए क्षति जो हुआ था, मिथिला की धरती पर जो भूकंप आया था और उस क्षति का आकलन करने के लिए जब गए थे W.G. आर्चर, तो मेरे घर गए और उन्होंने वो तस्वीर खींची थी कोहबर पेंटिंग की। बहुत सारे गांव में वो गए थे, लेकिन वो थी, लेकिन मुझे तो नहीं पता था। जब मैं बड़ी हो रही थी, जब समझदारी आ गई थी, तो मेरी बुआ मुझे वो कहानी बताती थी कि कैसे एक अंग्रेज आया था, कैसे उसने वो फोटो खींचा था। तो उस समय मैंने सुना था। बाद में जब मैंने उन चित्रों को देखा, एक कुछ किताब आई, अभी उन्होंने कहा कि मैं फ्रेंच से भी जुड़ी हूँ, लेकिन मैं बीच में बता देती हूँ कि मैं फ्रांस से ज्यादा अमेरिका से जुड़ी हुई हूँ। एथनिक आर्ट्स फाउंडेशन से मैं जुड़ी हुई है और वही एथनिक आर्ट्स फाउंडेशन है जिसने मुझे कलाकार बनाया था और मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में मैं बतौर प्राध्यापिका काम कर रही थी। अभी मैं मिथिला चित्रकला संस्थान में कन्या आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। तो वो बुक, डेविड सैंटन की वो बुक जो आई, तो उसमें मैंने देखा वो चित्र, उसमें लिखा हुआ था कि विलेज सागरपुर, उस पेंटिंग के नीचे में कलेक्टेड फ्रॉम विलेज सागरपुर मधुबनी। तो मैंने तहकीकात करना शुरू किया कि सागरपुर तो मेरा मायका है और मुझे ये कहानी बताई गई है कि तुम्हारी दादी अच्छी कलाकार थी। तो फिर मैंने डेविड सैंटन से पता करना शुरू किया कि आप एक काम, मेरा एक उपकार कर दीजिए मेरा, कि आप पता करके बताइए कि वाकई ये मेरे घर की ही पेंटिंग है या नहीं। तो डेविड सैंटन ने कहा कि हाँ, वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी हुई है। आर्चर के बाद उनकी पत्नी मिल्ड्रेड जी आर्चर ने उस कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा किया था जिसमें लिखा हुआ है कि हाउस ऑफ बच्चा झा, विलेज सागरपुर, और बच्चा झा मेरे ग्रैंडफादर का नाम था। तो मैं दावे के साथ कह सकती थी कि वो मेरी दादी का बना हुआ है वो पेंटिंग। तो अगर W.G. आर्चर उस चित्रों को संग्रह करने के लिए ब्रिटिश लाइब्रेरी में नहीं दिए होते, तो आज उन चित्रों को हम नहीं देख पाते। संग्रहालय की प्रासंगिकता वहां बनती है। कहानी जब आगे बढ़ती है, इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है। अभी अजय जी ने कहा कि बच्चे आएंगे देखने के लिए, उन पेंटिंग्स पर रिसर्च करेंगे, उनको समझेंगे और उसके बारे में पता करेंगे। तो उसी कहानी को मैंने फिर से, कैसे आर्चर साहब आए, कैसे मेरी दादी जो कलाकार थी उस समय, वो कैसे घर में छुप गई डर के मारे कि अंग्रेज आ गया है, और मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे तो और डर था कि उनको पकड़ने के लिए आया है, सब छुप गया था। उस दृश्य को मैंने चित्र में दिखाया और उसका स्केच मैंने फिर दिया एथनिक आर्ट्स फाउंडेशन वालों को कि मैं इस पर चित्र बना सकती हूँ, मैं पूरी स्टोरी को बयां कर सकती हूँ चित्र के माध्यम से। तो मैंने उसको बनाया। वो पेंटिंग अभी एशियन आर्ट म्यूजियम में रखी हुई है। तो संग्रहालय की महत्ता यहाँ भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरह से कहानी चलती है। और एक बात मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि आज संग्रहालय हुआ है, लेकिन जिस समय में कुछ भी नहीं था संग्रह करने के लिए, हमारे यहाँ की महिलाएं अपनी दीवारों पर, मिट्टी की दीवारों पर
उनकी लिखी जो दास्तान थी, वो दास्तान उनके दिल की दास्तान थी। आपको पता होना चाहिए कि एक विषम कालखंड में जब हमारी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, उस समय इस कला को संरक्षण देते हुए, एक हाथ से दूसरे हाथ हस्तांतरित करते हुए उन्होंने अपने को जिंदा रखा। रक्षति रक्षितो, रक्षिता रक्षितो। हम महिलाओं ने, उस समय की महिलाओं ने अगर कला की रक्षा की तो कला ने उनकी रक्षा की। मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि उन्होंने कला को जीने का एक माध्यम बनाया था। वो जो बात उन्हें कहनी होती थी वो चित्रों के माध्यम से कहती थी। हमारे यहाँ चित्रों को लिखिया कहा जाता है। लिखिया मतलब लिखित, लिखिया का मतलब होता है लिखित। जो पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी वो महिलाएं चित्रों में अपनी बात कह जाती थी। आप थोड़ी सी बात में 1 मिनट में पूरा कर लेती हूँ। हमारे एक पैनल के उनको भी हमें समय देना है। बस मैं थोड़ी अपनी बात खत्म कर लेती हूँ कि जिन महिलाओं को समाज ने सामाजिक बाध्यता के चलते जिन महिलाओं को रंग से वंचित कर दिया गया था कि आप रंगीन नहीं पहन सकती, हमारी उन महिलाओं ने अपनी जो सप्रेस्ड उनके डिजायर्स थे, जो दमित इच्छाएं थी, उनको रंग में उन्होंने दीवार पे चित्रित कर दिया। उन्हें कैनवास के रूप में 2 ही देहरी मिली थी, एक नैहर की और एक ससुराल की, और उस पर उन्होंने सारा कुछ लिख डाला, पूरी अपनी दास्तान वहां सुना डाली थी, जो आज का ये एक दस्तावेज बन चुका है। आज हम गोदावरी जी की पेंटिंग को या महासुंदरी देवी जी की पेंटिंग को या जितनी भी पद्मश्री है ये हम बैठी हुई हैं, उनकी पेंटिंग को हम कहाँ ढूंढने जाते हैं, बिखरी होती। आज यहाँ संग्रह किया हुआ है, तो हमें समय का ध्यान देते हुए माफी तो चाहूंगा आपसे। संग्रहालय है, विज्ञान है, कला विज्ञान अगर कला को संरक्षण देता है तो कला विज्ञान को सुंदरता देती है। दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। चलिए, हमारा सौभाग्य है कि जिस रचना संसार और संघर्ष की आप बात कर रहे हैं उनका पूरा दस्तावेज आप देख सकते हैं कला कृतियों के माध्यम से। तो सारे संघर्ष को पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है। ये सौभाग्य का है विषय। म्यूजियम उसका एक वजह बना है। हम आते हैं अपने कंटेम्परेरी आर्ट के पार्ट पे। तो मैं भी आर्ट्स कॉलेज में हूँ और मैं खुद सौभाग्यशाली हूँ इस विषय में कि यदि यह म्यूजियम ना होता और इस म्यूजियम के कार्यक्रम ना होते तो मुझे जहाँ तक याद है कि यहाँ जितने भी मेहमान आए, चाहे वो बाहर से आए हों, विदेशों से आए हों, या देश के नामचीन कलाकार आए हों, संस्कृति कर्मी आए हों, मुझे मौका मिला उनको यहाँ से रिक्वेस्ट करने का कि आप आर्ट कॉलेज चलें। आर्ट्स कॉलेज में यदि उन्होंने घूमा बच्चों से 2 मिनट की बातें, कई लोगों ने तो ये कहा कि हम मेरी फ्लाइट है, और उन्होंने अपनी फ्लाइट को कैंसिल भी किया कॉलेज पहुंचने के बाद कि नहीं, हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि एक बहाना बना कि बुलाया तो म्यूजियम में मेहमानों को, लेकिन एक तरीके से देखें कि वो हमें बने बनाए मेहमान मिल गए जिनको हम लोगों ने विद्यार्थियों के लिए, अपने नए जनरेशन के लिए उनका लाभ लिया। सर, मैं स्वागत करता हूं श्याम शर्मा सर का, और मैं जानना चाहूंगा आपके सामने सर यहाँ न जाने कितने कंटेम्परेरी आर्टिस्टों की एग्जिबिशंस लगी, एकल प्रदर्शनियां लगी, अलग अलग शांति निकेतन के कलाकारों की प्रदर्शनियां लगी, बड़ौदा के आर्टिस्टों की प्रदर्शनियां लगी, बहुत सारे बाहर के लोगों की कला की प्रदर्शनियां यहाँ लगी, और वो कितना लाभकारी रहा हमारे छात्रों के लिए जिन्होंने अपनी कला की शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं। सर, मैं इसमें जानना चाहूंगा आपसे कि आपने भी तमाम विधाओं के बीच में काम करते हुए एक लंबा समय इस बिहार को दिया है। आपके अनुभव में जिस तरीके से नई कला है हमारी, जिन्हें हम कंटेम्परेरी आर्ट फॉर्म कहते हैं, उसको परिचित होने में इस म्यूजियम का क्या रोल रहा है?
ये हम आपके जरिए जानना चाहेंगे और दर्शकों को भी चाहेंगे कि आपकी बातों को सुन के वो समझें। तो शर्मा सर, बिहार स्थापना दिवस 2021 के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और बधाई बिहार म्यूजियम को, जिन्होंने ये कार्यक्रम बिहार म्यूजियम बिएनाल का प्रारंभ किया। ये कार्यक्रम एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम है कि हम घर बैठे देश विदेश के बड़े बड़े कलाकृतियों को दर्शन कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं और विद्वानों का जो मत है वो सुन सकते हैं। पैनल डिस्कशन से कुछ ऐसी नई बातें सामने आएंगी जो हम बिहारियों कलाकारों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो। मेरी दृष्टि से ये कार्यक्रम सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम है कि विश्व की संस्कृति को हम बिहार में घर बैठकर देख रहे हैं। इसके लिए मैं बिहार सरकार, बिहार म्यूजियम के अध्यक्ष आदरणीय अंजनी कुमार सिंह जी, वहां के निदेशक और सारे कर्मचारियों को बधाई देता हूं। और बधाई देता हूं इस कार्यक्रम की संरचना जिन्होंने की है, देश की अगली पंक्ति की इतिहासकार, कला समीक्षक, क्यूरेटर डॉक्टर अलका पांडे जी को, उनकी पूरी टीम को, कि इतनी सुचारू रूप से ये कार्यक्रम हमारे सामने आया। मित्रों, जब हम चाक्षुष कला की बात करते हैं और कंटेम्पररी चाक्षुष कला की बात करते हैं तो हमको अपने अतीत को जानना होगा। बिहार हमेशा से कला संस्कृति की भूमि रहा है। बिहार का इतिहास कभी भारत का इतिहास हुआ करता था। वो यहाँ की विकसित कला संस्कृति के कारण मौर्यन पीरियड में आप देखेंगे नारी रत्न स्वरूपा यक्षी उसी काल की रचना है। पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर, जो पूरे विश्व में एक अनोखी प्रतिमा है, ये हमारे बिहार म्यूजियम की चाक्षुष कला की अमूल्य धरोहर है। उसके बाद अगर आप देखें तो बिहार में ब्रिटिश काल में एक ऐसी कला शैली विकसित हुई जो पटना कलम के नाम से जानी गई। पटना कलम वो शैली है जो मुगल और ब्रिटिश कंपनी पीरियड के मेल से बनी। इस शैली ने बिहार को गौरवशाली इतिहास दिया चाक्षुष कला के क्षेत्र में। 200 साल ये अस्तित्व में रही, इस कारण स्थानीय हमारे कलाकारों को लाभ हुआ। ये चित्र केवल चित्र ही नहीं, उस समय का इतिहास भी है। उस समय रहन सहन, खान पान, वस्त्र, वेश विन्यास कैसा होता था। कालांतर में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बिहार चाक्षुष कला के क्षेत्र में विकसित होने लगा था। स्वतंत्रता के बाद कला महाविद्यालय बनने के बाद यहाँ के जागरूक कला शिक्षकों ने, कलाकारों ने बिहार को समसामयिक कला से जोड़ दिया और ये कला यात्रा आज तक चलती रही है। आज बिहार के समसामयिक कलाकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हैं, हमारे बिहार का गौरव बढ़ा रहे हैं। पर मित्रों, 2015 में जब से बिहार म्यूजियम बना, हम कलाकार और उत्साहित हो गए। हमको देश विदेश की कलाकृतियों के दर्शन बिहार म्यूजियम के माध्यम से हुए। मैं याद करता हूं जब बिहार म्यूजियम का उद्घाटन हुआ
तो देश की पंक्ति के, अगली पंक्ति के लगभग 100 कलाकार उस उद्घाटन समारोह में आए। हमारे स्थानीय कलाकार भी उस समारोह में आए। और सबसे बड़ी बात, बिहार संग्रहालय ने कंटेम्पररी आर्ट गैलरी का निर्माण किया, जिसमें बिहार के कलाकार, बिहार के बाहर के कलाकार नियमित अपनी प्रदर्शनियां करते गए। इससे लाभ हुआ हमारे समसामयिक कलाकार, हमारे युवा कलाकारों को उन कलाकारों से चिंतन के स्तर पर विजुअल आर्ट को नई नई विधाएं मिली। हमारे कलाकारों ने नए नए माध्यमों को देखा, उनकी कला दृष्टि का विकास हुआ। बिहार म्यूजियम बिहार का ही नहीं, पूरे देश का गौरव है। संग्रहालय संस्कृति में ये एक अकेला संग्रहालय है जिसके अंदर इतनी सारे तरह तरह की गैलरियां हैं। हमारी लोक कलाओं की गैलरी से लेकर हमारी समसामयिक कला, हमारी पुरातात्विक कला। बिहार पुरातत्व के क्षेत्र में भी अग्रणी स्थान है। बिहार में इतने अवशेष मिले हैं पुरातत्व के, जो बिहार म्यूजियम में प्रदर्शित हैं। हम अपनी गरिमामय परंपरा को बिहार म्यूजियम के माध्यम से देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि हम कला संस्कृति के क्षेत्र में हम कहाँ थे। गुप्त काल इतिहास में स्वर्ण युग कहलाया तो बिहार की कला और संस्कृति के कारण। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जब से बिहार म्यूजियम बना है, हमारे युवा कलाकारों की कला दृष्टि बदली है, नए नए आयाम सामने आए हैं। नियमित कार्यशालाओं का जो आयोजन हुआ, उससे बिहार के कलाकार नियमित उन कार्यशालाओं में भाग लिए। वरिष्ठ कलाकारों के साथ काम करने का एक अनुभव हुआ। और यही अनुभव नहीं, बिहार म्यूजियम ने थंका चित्र परंपरा जो तिब्बत से चलकर यहाँ आई, राहुल सांस्कृतायन जी उस कला संपदा को लेके आए। उनकी एक बहुत ही सुंदर कला प्रदर्शनी आयोजित हुई। बुद्धिस्ट कलाकार आए, लगता था बिहार बुद्धमय हो गया है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए। ऐसी गौरवशाली परंपरा बिहार की रही है। इसमें चाक्षुष कला का एक अलग विशिष्ट स्थान। आज यहाँ ऐसे लोग, ऐसे कलाकार हुए हैं। आदरणीय उपेंद्र महारथी जी, पिछले वर्ष नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने महारथी जी के चित्रों को प्रदर्शित किया, एक मोनोग्राफ निकाला। आदरणीय राधा मोहन जी, बटेश्वर नाथ श्रीवास्तव जी, इन्होंने बिहार की कला को नई गति दी। परंतु बिहार म्यूजियम बनने के बाद हम 21वीं शताब्दी के चाक्षुष कला मूवमेंट से जुड़ गए। और हमको बड़ी आशा है भविष्य में कि बिहार म्यूजियम बिहार के नहीं, पूरे देश के कलाकारों का एक अग्रणी संस्था बनेगी। एक नई विजुअल लैंग्वेज क्रिएट करने में इस महत्वपूर्ण संस्था का बहुत अधिक योगदान होगा। हम आशावान हैं कि भविष्य में यहाँ की गतिविधियां चाक्षुष कला और कंटेम्पररी आर्ट, समसामयिक कला, आधुनिक कला, इनकी आकृतियां होंगी, कलाकृतियां होंगी। इससे हमारे बिहार के कला प्रेमी नागरिक, युवा कलाकार, वरिष्ठ कलाकार सब लाभान्वित होंगे। बिहार संग्रहालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका ये भी है कि नगर के
में एक सांस्कृतिक वातावरण बनाना जिससे मनुष्य और सुंदर मनुष्य बने, समझदार मनुष्य बने और हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकें। जी इसमें बिहार संग्रहालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और भविष्य में भी रहेगी। समसामयिक कला, हमारी लोक कलाओं की चर्चा हुई। लोक कलाएं, अभी हमारे अशोक कुमार सिन्हा जी ने लोक कला के परिप्रेक्ष्य और विकास के बारे में बताया। देश विदेश में हमारे यहाँ मधुबनी, मिथिला, भोजपुर और जनजाति क्षेत्र की इतनी समृद्ध लोक कला परंपरा है, उसका विकास होगा, समसामयिक कला का विकास होगा। इससे बिहार का समाज चाहते हुए मुझे संस्कृत होगा, कहना पड़ रहा है। ऐसी आशा है। जी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर बिहार संग्रहालय को अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह जी को, वहां के निदेशक को, डॉक्टर अलका पांडे जी को दिल से बधाई देता हूं इस ऑनलाइन सुंदर कार्यक्रम के लिए। इस प्रकार के कार्यक्रम बिहार संग्रहालय नियमित आयोजित करेगा, जिससे समसामयिक कला एक नए रूप में विकसित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बिहार संग्रहालय का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं इस चमत्कारिक जगह के बारे में, बहुत मन में चीजें होती हैं कि ये भी कहा जाए, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। निश्चित रूप से बड़े अवसर मिलेंगे, क्योंकि इस म्यूजियम ने बहुत सारे म्यूजियम के संबंध के डिस्कोर्स को एक जगह दी है, स्थान दिया है। हम इस आशा के साथ कि यह बिएनाले निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों को आगे ले जाएगा, इस विश्वास से कि हम सभी दृढ़ संकल्प हैं कि जहां तक हमारी सरकार की बात है, वह खुद दृढ़ संकल्प है कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का विकास हो, हमारी जनरेशन चीजों को जाने। बहुत सारी ढेर सारी आशाओं के साथ और बहुत बड़े विश्वास के साथ इस परिकल्पना को जन्म देने वाले लोगों को आभार व्यक्त करते हुए और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम आपसे इस सत्र के लिए विदा चाहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत आभार।